घबरा जाएंगे कि भाई अब देखो क्वेश्चन ऐसे देके पूछ लिया, अब इसमें से कोई एक आंसर देना है। भाई बच्चा तो यहीं पे घबरा जाएगा ना, भाई इतने सारा पैसेज में से कौन सा आंसर होगा, तो इसी को केस बेस्ड कहते हैं, समझ रहे हो। तो भैया 9th में भी केस बेस्ड इंट्रोड्यूस है। तो इस तो ट्रायंगल एबीसी पूछ रहा है PQR के बराबर है, मतलब आपके पास ये दो तरह के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी वाला बनेगा। तो यहां से आप बनाना, अभी मैं आपको सिर्फ डिस्कस करके बता रहा हूं, यहां से आप क्वेश्चंस का लेवल पता करो, क्वेश्चंस का लेवल कैसा, इस बिहाफ पे आप अपनी प्रिपरेशन तैयार करो। अदरवाइज ये नहीं कि हवाबाजी में कर रहा हूं, भाई मैथ्स का पेपर है, अच्छे अच्छे के तोते बच जाते हैं, लेकिन आप मुझे पता है कि आप शेर से नहीं धुरंधर हो। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 9th में हो और मिड टर्म का जो पेपर देने वाले हो मैथ्स का, मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना कि अगर मैथ्स का पेपर जितना आसान आप सोच रहे हो वैसा आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। होगा आसान, बट आपको चीजें समझनी पड़ेगी, किस तरीके से आसान होगा, किस तरीके से आसान नहीं होगा। मेरे भाई अब जो मेन हर्डल बचा हुआ ना, कहते हैं ना हाथी निकल गया पूंछ बचा हुआ है, सेम एग्जैक्टली वही चीज है जो आपका मैथ्स का पेपर है। तो प्लीज मेरे भाई जो चीज आज मैं आपको इस सैंपल पेपर के माध्यम से मैं आपको जो चीज एक्सप्लेन करूंगा उसको दिल दिमाग में बैठा लेना, और भाई शिद्दत से जो जो चीज बोलूंगा अगर आपने उतना कर लिया तो भाई आप मैथ्स के पेपर में डंका बजा सकते हो। अदरवाइज मेरे भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, बाद में कोई भी बच्चा कमेंट करके नहीं बताएगा कि भैया मेरा पेपर बेकार गया, ये हो गया, अब ये होगा, अब क्या करूं। मेरे भाई मिड टर्म में पास होना एनी हाउ जरूरी है, ये मैंने पहले भी बता दिया, बस आपको डिस्कस करके मैं बताना चाहता हूं। जो आप क्वेश्चंस पेपर का लेवल सोच रहे हो ना कि भाई डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएगा, लाइंस एंड एंगल से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाएगा, सरफेस एरिया से आई मीन की जो हीरोज फॉर्मूला है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाएगा, ट्रायंगल से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो इस सैंपल पेपर में देखोगे ना आप ना भाई, सबसे जो जो लग रहा है ना हमें एक्सपेक्टेशन कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेगा, उससे भाई जाकर देखो क्या क्वेश्चन, अभी मैं दिखाता हूं आपको, सीधा केस बेस बन गया। तो आप कंप्लीटली चीजों को देखना, समझना और अच्छे से एनालाइज करना, और आज तक देखते आए हो कि तुम्हारा भाई ने जो भी चीज बताया वो एनालिटिकल के दम पे बताया है और वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बस आप कंप्लीट देखना, सारी चीजों को समझना। मेरे भाई आपको बता दूं ये क्लास 9th के मैथ्स के मिड टर्म के प्रैक्टिस पेपर है जो कि आपके यहां पे 80 मार्क्स के होंगे। सेम एग्जैक्टली आपके इसी तरीके के पेपर आ सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा वेरी करेगा। ये आपके प्रीवियस ईयर वाले सैंपल पेपर है, इस साल का तो पता नहीं सीबीएसई को क्या हुआ, कौन सा नशा करके सो गया, वो समझ ही नहीं आ रहा कि भाई बच्चों को इतना मुसीबत में छोड़ दिया। बट एक बार सैंपल पेपर आ जाता है तो एक एग्जैक्टली आइडिया लग जाता है। तो हम इसी सैंपल पेपर के बिहाफ पे अपना एक एनालिसिस करेंगे और उस बिहाफ पे आप लोग चीजों को समझना और अच्छे तरीके से समझना, जिससे कि मैथ्स के पेपर में आप डंका बजा पाओ। समझ रहे हो बात को? तो चलो भाई मेरे भाई ध्यान से सुनते हैं, यहां से ध्यान देना है। जैसे आप ये देखो इस क्वेश्चन में जो ये वाला सैंपल पेपर है, इस सैंपल पेपर के अंदर में क्या दिया है, देखो ध्यान सुनो। आपके सामने 39 क्वेश्चंस की बात करें, क्या करें यहाँ पे 39 क्वेश्चंस की बात करें, एबीसी की बात करें, मतलब यहाँ पे जो ए पार्ट होगा वहां पे 1-2 सेक्शन दिया जाएगा, जिसमें कि 1 से 16 क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्कर के क्वेश्चंस होंगे। और सेक्शन 2 के अंदर में 4 जो होंगे केस बेस्ड के होंगे। वही देखो अब 4 केस बेस्ड आ रहा है। बी पार्ट में आपके 8 ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है। तो भाई ये तो मैं पहली बार ही देख रहा हूं कि भैया लास्ट ईयर ही ऐसा हुआ था कि जब भी कभी भी पेपर आया 1 से 20 तक के बीच में पहले ही 4 नंबर का केस बेस्ड दे दिया। तो भाई कुछ भी हो सकता है यार, ये पगला है सीबीएसई वाले, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में बी पार्ट में 8 ऑब्जेक्टिव दे दिया है। अब पार्ट सी में आपके 11 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 2-2 मार्क्स के हैं और 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस हैं जो, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चंस दिया हुआ है। भाई इसका तो इंस्ट्रक्शन नहीं ऐसा गजीब सा है, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि सबसे पहला क्वेश्चन किससे आया हुआ है। तो आप ये देखो मल्टीपल चॉइस में सबसे पहला क्वेश्चन बना है आपका किससे, ये ट्राइंगल से। किससे बना है? ट्राइंगल से। जैसे आप यहां पे देख रहे हो कि AB जो है QR के बराबर है, BC जो है PR के बराबर है, CA जो है PQ के बराबर है। तो ट्रायंगल ABC पूछ रहा है PQR के बराबर है, मतलब आपके पास ये दो तरह के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी वाला बनेगा। तो यहां से आप बनाना, अभी मैं आपको सिर्फ डिस्कस करके बता रहा हूं। यहां से आप क्वेश्चंस का लेवल पता करो, क्वेश्चंस का लेवल कैसा, इस बिहाफ पे आप अपनी प्रिपरेशन तैयार करो। अदरवाइज ये नहीं कि हवाबाजी में कर रहा हूं, भाई मैथ्स का पेपर है, अच्छे अच्छे के तोते बच जाते हैं, लेकिन आप मुझे पता है कि आप शेर से नहीं धुरंधर हो, कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा करना भी कैसे है, तो बस कंप्लीटली चीजों को समझते जाना। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद यहां पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आपके चैप्टर 1 से पूछ रहा है कि अ नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेज, अगर उसका डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो क्या होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे और में दे दिया, यहाँ पे कह रहा 15√63 टू एन इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ हुज डिनोमिनेटर रैशनल नंबर। कहने का मतलब हो गया कि अगर ये है तो जैसे मान लो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनता है ना, √63 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस है यहाँ पे रूट में 20 मल्टीप्लाई ये यहाँ पे उठ के चला जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो एग्जैक्टली सेम कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे प्लस का ऊपर क्या यहाँ से भाई तोड़ रखा है सबको, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा कि किस तरीके से गेम ये बनेगा। अब आगे देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपके पास एक रिकॉर्ड दे दिया, ये बार ग्राफ दे दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर कह रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल वाज यूज्ड टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कहाँ है इसके अंदर में, ये वाई एक्सिस वहां से ऊपर वाले से पूछा जाएगा। फिर कह रहा है इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपको इस तरीके का क्वेश्चंस मिलेगा, लाइन्स एंड एंगल से वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। कर यहाँ पे उसके बाद में फिर से आपके सामने यहाँ पे एक लाइन्स एंड वैल्यू को दे रखा है। यहाँ पे इस तरीके से देखो, अब केस बेस्ड कैसे दिया है आपके पास, केस बेस्ड कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया है, केस बेस्ड वैल्यू ऑफ द ट्रिपल्स मतलब कि ट्राइपल्स बताना है, बिकम्स द लेस देन 2 भी बताना है। तो ये सारी चीजें भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कर रही है, बस चीजों को ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, उस हिंट पे नीचे भाई फिर नीचे अगेन आपके पास में यहाँ पे एक ना मतलब सिनेरियो बना दिया, उसके नीचे आपके पास क्वेश्चंस है। तो मेरे भाई ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास ये तीसरे चौथे क्वेश्चन से दे दिया, लीनियर इक्वेशन ढूंढना है, क्या है 1 1 2 वाला इक्वेशन बना के, फिर आपको कोफिशिएंट ऑफ y ढूंढना है कि कहां पे y के कोफिशिएंट है, फिर आपको पॉइंट टू हैविंग द सेम ऑर्डिनेट। आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देखो लोग कहते हैं भाई क्यों डरा रहे, क्यों डरा, भाई डरा नहीं रहे, एग्जैक्टली मैं आपके सामने जो चीज पता होना चाहिए वो आप पता करो कि बाद में दिक्कत ना हो। एटलीस्ट देखो जो पढ़ने वाले नहीं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो आप पढ़ने वाले उनके लिए तो दिक्कत है ना भाई। आप लोग तैयारी तो करोगे, टू एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 क्या कहलाते हैं। तो मुझे आप लोग अभी तक इतनी तैयारी कर लिए हो तो एक बच्चा सा सवाल है, मुझे आप लोग बताना कि जो सम ऑफ टू एंगल 180 होता है उसे क्या कहते हैं, वर्टिकली होते हैं। चलो दो ऑप्शन भी मैं आपको कट करके देता हूं, ए और मैंने सी ऑप्शन कर दिया, बी और आप डी में से मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं यहां से देखूं आप लोग कितने पढ़े हो अभी तक। मेरे भाई इसका तो बहुत इजी सा सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताओ। फिर कह रहा है वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज एक्यूट देन द अदर एंगल विल बी, कितना होगा एक्यूट एंगल आपको पता ही क्या होता है। फिर आपके सामने ये आपके पास ट्रायंगल से क्वेश्चन दिया है, ये आपके पास पूछ रहा है बताओ क्या राइट हैंड साइड वाला या साइड लग रहा है या साइड एंगल साइड लग रहा है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए मेरे भाई। ये कह रहा है ट्रायंगल सो दैट पेरीमीटर PAU कितना 30 दे रखा है। कह रहा है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, इसका आपको समी वो निकालना है, क्या कहते हैं थ्योरम बेस का करना है यहाँ पे, कि ये सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे रखा है भाई, ये एक एक नंबर का होगा। फिर आप कह रहा है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग द एल्टीट्यूड A यूनिट क्या होगा, आपको होता है √3/2 और A स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर आपके ये हीरोन्स फॉर्मूला से क्वेश्चंस पूछा है, फिर आपके सामने ये भी ये आपके हीरोन्स फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा है जो सेमी पेरीमीटर है भाई, अभी सॉल्व करने में तो 2 मिनट में हो जाएगा, पर ये पॉइंट समझो। नीचे आपके सामने फिर से ग्राफ दे दिया, ये इस ग्राफ के बेस पे नीचे क्वेश्चन दे दिया है, आप बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो मतलब अब देखो कई बच्चे तो इसी को देख के घबरा जाएंगे कि भाई अब देखो क्वेश्चन ऐसे दे के पूछ लिया, अब इसमें से कोई एक आंसर देना है, भाई बच्चा तो यहीं पे घबरा जाएगा ना भाई, इतने सारा पैसेज में से कौन सा आंसर होगा। तो इसी को केस बेस्ड कहते हैं, समझ रहे हो। तो भैया 9th में भी केस बेस्ड इंट्रोड्यूस है, तो इस पॉइंट को भी याद रखो। तो आगे देखते हैं यहाँ पे जो सेक्शन सेक्शन सी मतलब सेकंड है, इसके अंदर में कह रहा है 4 केस बेस्ड होगा। अब 4 केस में देखो क्या है, ऑन द बर्थडे ऑफ, ये इस तरह की चीजें दे दिया यहाँ पे। अब नीचे क्वेश्चन पूछ रहे भाई बताओ क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। तो मेरे भाई अब ये देखो यहाँ से आपको चीजों को समझना पड़ेगा। जब यहाँ पे केस बेस्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है CBSE ने अब क्लास 9th में भी, तो आपको भाई सोच समझ के काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपका क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ये मैं अभी बता रहा हूं आपको। कुछ ही चैप्टर है जिसका डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेगा, जैसे चैप्टर 1 का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, चैप्टर 12 का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, लाइन्स एंड एंगल का 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। भाई ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने जा रही हैं भाई, तो इसको चीजों को समझना पड़ेगा। आप भाई चैप्टर जो 4 है आपके पास में लीनियर इक्वेशन वाला, वो आप सही से पढ़ लो। आपके ग्राफ मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपके केस बेस्ड में दिया जाएगा, तो ये भी पॉइंट समझो यहाँ पे। फिर आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में फिर से केस बेस्ड के अंदर में दे दिया यहाँ पे। अब देखो सारी चीजें, अब यहाँ पे पेरीमीटर पूछ रहा है, बताओ क्या है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट आर द एरिया ऑफ पार्क क्या है। जब तक आप एक तरह से देखो, जब देखो ट्रायंगल लोग सोचते हैं कि भाई ट्रायंगल के अंदर में थ्योरम आएगा, NCERT पी जाते हैं, मेरे NCERT आपको करना जरूरी है, लेकिन आपका भाई क्वेश्चन थोड़ा सा वेरी भी तो कर सकता है, जैसे एज प्रीवियस में देखा गया है। अब देखो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से कर दिया, अब इस बिहाफ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो भाई आपको शिद्दत से अब काम करनी पड़ेगी मैथ्स के पेपर में, वरना भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो ये सारी चीजों को समझो और इस बिहाफ पे आप सारा काम करना शुरू करो। ये कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप ये सारी चीजों को बताना, पेरीमीटर क्या है, उसका एरिया निकालना पड़ेगा, 20 रुपए मीटर पर हिसाब से दे रहा है, ये कोस्टिंग फैंसी लाइट का निकालना है। मतलब 5 नंबर थे आपके यहीं से निकालने गए,
ये 5 नंबर तो भैया यहाँ से निकलवा लिया इन्होंने, तो समझ रहे हो बात को, तो भैया ये चीज कर लो, नहीं तो भाई दिक्कत में आ जाओगे। इतना इन्फॉर्मेशन दिया आपके पास में, क्या है ये सारा सारा इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन दिया, ये आपके पास डायग्राम या नीचे 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो तो किसी बच्चे के लिए क्या है, एक इजी भी पड़ गया, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे क्या उनके लिए तो इजी भी पड़ गया, जो मान लो बिल्कुल मैथ्स जिसको समझ नहीं आती है वो कैसे करेंगे मेरे भाई, आप लोग समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। तो आप लोग को चीजों को समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी आप एक बार जरूर खत्म करो, उसके बाद में आप जो आपके ट्यूशन टीचर्स जो भी चीज है भाई वो हलवे हलवे क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा आपके भाई। देखो 70% अगर एनसीईआरटी रहता है तो 30% आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं। इस चीज को समझ लो आप मेरी बात को कि 70% अगर आपके किसी भी सैंपल पेपर या किसी भी पेपर में देख लो, अगर 70% एनसीईआरटी रहा है तो 30% एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहा है, तो 30% तो आपको भाई गेम बनाएगा ना भाई। 30 का तो 33% पास वाले होते हैं, आपको 30% एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा और आपका अपना एनालाइजिंग पावर होनी पड़ेगी। जितने भी आरडी वारडी भैया 1-2 क्वेश्चंस लगा लो हर टाइप का, जो भी बात बनेगा, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो आप लोग को किस टाइप के क्वेश्चंस की करने की नीड है, कौन से चैप्टर में ज्यादा दिक्कत लग रही है। यहां से देखो आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, आप एंगल वाला, ये आपका 14वां चैप्टर बन जाए, 12वां चैप्टर हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल में से क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये सारे सारे भाई क्या करना पड़ेगा, अब देखो भाई ट्रायंगल में से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके, पहले तो ऐसा क्वेश्चन आता था, अब देखो यहाँ पे बेस क्वेश्चन बेस्ड आ गया। तो मेरे भाई अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कोई बच्चा है, अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे इसे छोटा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, अब एक पॉइंट देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपके सामने, ये सारा क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चन ये आपके केस बेस्ड है। अब सोचो 9th में भी अगर इस तरीके का केस बेस आने लग गया तो मेरे भाई अब जो 9th में तो बच्चे का दिमाग उतना बड़ा होता नहीं है, बस ये सोचते हैं भाई कैसे न कैसे कर ले, मतलब ये नहीं कि नहीं होता सब, मतलब थोड़े समझ रहे हो ना कि भाई 10 बच्चे क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 5 बच्चे थोड़े से उसमें नालायक भी होते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, वो तो वैसे भी नहीं पढ़ते। लेकिन आप लोग तो शेर से नहीं पढ़ने वाले, मुझे तो इतना उम्मीद है कि जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं ना यहाँ तक, जितने हमारे शेर से नहीं देख रही है ये सब पढ़ने वाले, अगर पढ़ने वाले नहीं होते तो यहाँ तक देखते ही नहीं। अगर आप लोग पढ़ने वाले हो, देखने वाले हो ना, आप लोगों ने देखा है तो भाई मुझे इतना पकड़ा, आप लोग भाई सच्चे में भाई आग लगाने वाले हो। तो भैया अगर लाइक नहीं है क्या कर देना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि भैया आप पढ़ाई में कैसे एवरेज हो या टॉपर हो या मॉडरेट लेवल पे हो। और आप लोग टेंशन मतलब आप अपने आप में धुरंधर हो, बस इस पॉइंट को समझो। लेकिन हाँ भाई धुरंधर आप जब भी कहलाओगे जब आप भाई चीजों को समझोगे। अब देखो सेक्शन बी आ जाएगा, सेक्शन बी में आपके पास यहाँ पे 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, तो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ आपके पास यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो उसके बाद में आपको कुछ पहले चैप्टर के भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपके यहाँ पे पैरेलल लाइन, आपके 6ठे चैप्टर का भी कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, लाइंस विच आर पैरेलल आपके यहाँ पे सॉल्व करने के लिए भी आ रहा है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पहले चैप्टर से आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन ये भी आ रहा है। मतलब ऑटोमेटिक मैं बताऊं ना आपको, तो ये जो बी सेक्शन आएगा ना आपका, बी सेक्शन सबसे अच्छा होगा। बी सेक्शन आपके पास मैं बता रहा हूं जो बी सेक्शन होगा, जैसे आपने अभी ऊपर देखा भाई केस बेस देख लिया, भाई दिमाग खराब कर दिया भाई, ऑप्शन बहुत कहते हैं एमसीक्यू देखा, वो तो भाई और ही अलग लेवल के एमसीक्यू है। लेकिन बी सेक्शन वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है बी और सी सेक्शन आपके एनसीईआरटी से रहेंगे, तो आप चीजों को समझो। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है, लीनियर पेपर कैसा है, यहाँ पे ट्रायंगल के कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, यहाँ पे पहले चैप्टर के कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, 6ठे चैप्टर के कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये भी आपके 6ठे क्वेश्चन खोजेंगे। फिर आपके क्वेश्चन सी जो पार्ट सी है, मैंने आपको एक ही पॉइंट बताया, ये जो पार्ट सी, अब एक ही पॉइंट देखो, जब आपने पार्ट 1 तो देख ही लिया, पार्ट 1 देख के आपका दिमाग तो खराब हो ही गया कि भाई एमसीक्यू भी उल्टा सीधा है, केस बेस भी उल्टा सीधा, बच्चा वहीं पे आता डिमोरलाइज हो जाएगा कि भैया ये तो हो गया 9th में हो गया, मैं फेल। समझ रहे हो बात को, लेकिन आपको फेल नहीं है, आप भाई टॉपर हो, आप करोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका पार्ट ए होगा, अब पार्ट बी और पार्ट सी, जो पार्ट ए है इसको तो भैया आप किसी भी तरीके से अपने हिसाब से निपटाओ, लेकिन बी और सी जो है ये आपके टोटली एनसीईआरटी का टच होगा, ये एनसीईआरटी के टच होंगे। और जो मैंने आपको अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं वो सारे होंगे मेरे भाइयों। आपको मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आप चेकआउट करो, मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर मेरे भाई और चाहते तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं और क्वेश्चंस करवा दूंगा। लेकिन मैं ये भाई टाइम के ऊपर डिपेंड है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए। फिर आपके पास यहाँ पे कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल हुज इक्वल साइड्स आर द लेंथ 15 एंड द ईच साइड इज द 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या, एक उसके लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है ईच, एंड थर्ड साइड जो है आपके 12 सेंटीमीटर है। तो आप लोग भाई इसको भी आराम से निकाल सकते हो, 3 नंबर में आया हुआ है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाला बैठा सकते हो कि पहला एक्स एक्सिस तो आवास का सम बताना यहाँ पे। फिर आपके साथ यहाँ पे 33, 36 कुछ इस तरीके के सवाल आ जाएंगे जो लेंथी सवाल होंगे। फिर आपके सामने ये भी क्वेश्चन आ गए। फिर आपके
आपके सामने यहाँ ट्रायंगल से क्वेश्चन है, फिर आपके सामने छठे क्वेश्चन से ट्रायंगल है जो प्रूव डेट वाले हैं, फिर आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने भाई आपको बहुत बार करवाया और भाई इस बार भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन नहीं किए मेरे भाई, कर लो, बहुत जरूरी है, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो उस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। आप देखो यहाँ पे आपको जो हीरोन्स फॉर्मूला है कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ पे देखो हीरोन्स फॉर्मूला कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने की नीड है। मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा था, अब यहाँ से एक पॉइंट समझो, आपको यहाँ से एक माइंडसेट करनी है कि भैया मैथ का प्लानिंग क्या होना चाहिए। मैथ का प्लानिंग यही होना चाहिए कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी को क्वेश्चंस करो, पेपर ज्यादा हार्ड नहीं होगा, पेपर मॉडरेट लेवल का होगा। लेकिन क्योंकि भाई आप अभी नए नए 9वीं में हो तो आपको चीजें कैसे पता चलेंगी, आपको पता है, मैंने इसलिए आपको सारी चीजें बता दी है भाई। टू बी ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप अपने शिद्दत से मेहनत करो, अपने पर भरोसा रखो। जो भी आपके 2-3 बच्चे 2-3 दिन का समय है, इस 2-3 दिन को भाई अपने पे खर्च करो, वरना भाई आगे दिक्कत हो जाएगी। नहीं पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आपको पता है, लेकिन आप लोग भाई पढ़ने लिखने वाले हो। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि यस आई विल डू, बस इतना आप लोग कमेंट करना, मैं समझ जाऊंगा कि आप जितने भी हमारे शेयर से न्यू करने वाले हो, हर एक यस या नो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यस आई विल डू, ठीक है। और आप लोग बता देना कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, ठीक है। आप लोग टेंशन मतलब कुछ भी चीजें होंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा, टेलीग्राम का मिल जाएगा, आप लोग वहां से कहीं से भी कनेक्ट होकर बात कर सकते हो, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।